नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम लोग मुग़ल साम्राज्य शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग मुग़ल वंश से रिलेटेड बाबर से लेके औरंगज़ेब तक डिटेल से पढ़ेंगे और मुग़ल प्रशासन से रिलेटेड सभी प्रश्न कवर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बाबर को पढ़ने वाले हैं। इसकी 3-4 क्लासेस बनेंगी ताकि हम मुग़ल साम्राज्य को, मुग़ल वंश को बहुत अच्छे से कवर कर लें। बाबर था जो मुग़ल वंश का संस्थापक था। मुग़ल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर तुर्क का सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी और शिया मुस्लिम 2 शाखाएं थी मुस्लिम की, और जो बाबर था वो सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ एक पातशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाने लगा। शासक बादशाह बन गया। बाबर का जन्म 14 फरवरी, यह 14 मिस है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि फरगना के एक छोटे से शासक थे। बाबर फरगना की राजगद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 8 जून 1494 में बाबर फरगना की राजगद्दी पर बैठा था। बाबर के जो पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई थी जब बाबर 11 वर्ष का था। केवल 11 वर्ष का ही था बाबर, तभी उसके पिताजी उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई थी। बाबर पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज था, यानी कि जो तैमूर के वंशज का ये 5वां वंशज था, और माता की तरफ से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था जो बाबर था। दोनों ही वंश बहुत शक्तिशाली थे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। हमने देख लिया कि बाबर के जो पिताजी थे उसका नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, तथा माता का नाम कुतलुग निगार था। कुतलुग निगार। बाबर ने अपने परगना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, शिवानी खां को हराया था और समरकंद पर अधिकार कर लिया था। लेकिन ये अधिकार ज़्यादा देर तक ना चला, सिर्फ 8 महीनों तक ही वहाँ अधिकार बाबर का रहा था। कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि बाबर को वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद बाबर ने आके 1504 में काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया, जीत लिया और वहाँ का शासक बन गया। बाबर ने काबुल को बाबर की राजधानी बनाया। अपनी राजधानी काबुल को बाबर ने बनाया था। भारत में बाबर को दौलत खां ने, आलम खां ने और राणा सांगा ने बुलाया था। दौलत खां को इब्राहिम लोदी का शासन पसंद नहीं था। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसे उम्मीद थी कि इसके ना रहने से मैं दिल्ली सल्तनत का राजा बन जाऊंगा, और राणा सांगा की बाबर से पुरानी रंजिश थी। इस कारण इन्होंने बाबर को आक्रमण करने के लिए बुलाया था, क्योंकि इन्होंने बाबर की प्रशंसा सुन रखी थी, बाबर की बहादुरी के चर्चे सुन रखे थे। फिर बाबर ने जो पहला आक्रमण किया था वो किया था 1519 में। सिंध के बाजौर की यूसुफ जाई जाति के ऊपर किया था और भैरवगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपों का और बारूद का प्रयोग किया था। पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया था? 1519 में बाजौर की यूसुफजूई जाति के खिलाफ किया था। अक्सर कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था, लेकिन ये तोपों का प्रयोग तो 1519 में ही कर चुका था। आपने आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना है। अगर ऑप्शन में आपको बाजौर की ये यूसुफजूई जाति मिले तो आपने इसको टिक करना है, अन्यथा आपने पानीपत के युद्ध को टिक करना है। अब हम पढ़ते हैं बाबर के जो महत्वपूर्ण युद्ध थे, जिनके चर्चे रहते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले युद्ध 1519 में उसने किया। उसके बाद जो मेन युद्ध है पानीपत का युद्ध, ये तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है
जिसमें इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे नहीं जाते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, ये डेट है 21 अप्रैल 1526 में होता है, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा, ये युद्ध पद्धति थी, इसको ध्यान में रखना है कि तुगलमा युद्ध पद्धति का बाबर ने प्रयोग किया, और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये जो इसके निशानेबाज थे, और उन्होंने बाबर का पानीपत के युद्ध में बहुत साथ दिया था। ये नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया, और इसी के साथ ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, जो कि इसका मित्र था, वो भी मारा गया। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जो धनराशि जीती, सोना चांदी, वो जनता में बांट दिया था, और उसी सोने चांदी में से जो हमारा कोहिनूर का हीरा बेशकीमती है, वो जो विक्रमजीत राजा मरा था उसके परिवार के पास रह गया था। बाद में जाके हुमायूं ने वो कोहिनूर का हीरा हासिल किया था इसके परिवार से, विक्रमजीत के परिवार से। बाबर का जो दूसरा युद्ध था वो था खानवा का युद्ध। पानीपत के युद्ध के बाद जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 में राणा सांगा के साथ होता है। किसके साथ होता है? राणा सांगा के साथ, जिसने कि बाबर को भारत में इनवाइट किया था, बुलाया था। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। ये जिहाद होता है कि उन्होंने धर्म के नाम पर ये युद्ध किया, क्योंकि बाबर की सेना इतनी बड़ी नहीं थी, पर जोश बहुत था। बाबर ने अपनी सेना को उत्साहित किया कि ये जो युद्ध है, हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, ये हमारा धार्मिक युद्ध है। ऐसे करके उनको जोश से भर दिया, उत्साह से भर दिया, और यही उत्साह उनकी जीत का कारण बना। क्योंकि शरीर से चाहे कोई कमज़ोर हो, लेकिन जब हौसले बुलंद हों तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर ने राणा सांगा को हराने के बाद, खानवा के युद्ध के बाद, गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर का जो तीसरा युद्ध था वो था चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ हुआ? मेदिनी राय के साथ हुआ। मेदिनी राय और बाबर के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें भी बाबर विजयी रहता है। इस युद्ध में खास बात क्या थी? जो मेदिनी राय के महल की औरतें थीं, जब वो बाहर जाता है तो उन्होंने अपने आप को मुगलों से बचाने के लिए जौहर कर लिया था। ये जौहर प्रथा थी कि उन्होंने अपने आप को जिंदा जला लिया था। इस युद्ध में जौहर प्रथा देखने को मिली। ये था बाबर का तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध 29 जनवरी 1528 में। इसके बाद बाबर का जो चौथा युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध। ये हुआ 6 मई 1529 में। 6 मई 1529 में अफ़गानों एवं बाबर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को पराजित किया। इस युद्ध में बाबर के सामने उसके खिलाफ बंगाल और बिहार की सेना ने संगठन कर लिया था कि हम दोनों मिलके बाबर को हराएंगे, लेकिन बाबर इसमें भी विजयी रहता है। इस युद्ध का जो मेन पॉइंट था, ये युद्ध जल और थल में लड़ा गया। ये प्रश्न आता है कि बाबर का कौन सा युद्ध था जो जल और थल पर लड़ा गया था? तो वो था बाबर का जो घाघरा का युद्ध था। इस युद्ध के बाद बाबर ने बंगाल के नुसरत शाह से संधि करके उसके जो साम्राज्य की प्रभुसत्ता को स्वीकार किया, और नुसरत शाह ने बाबर को आश्वासन दिया कि वह बाबर के शत्रुओं को अपने साम्राज्य में शरण नहीं देगा। इसके बाद बाबर के सेनापति थे मीर वाकी, जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे तो कहा जाता है कि बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई, काबुली बाग मस्जिद बनाई,
लेकिन मेनली जो इसका निर्माण करवाया था उसके सेनापति मीर वाकी ने करवाया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने जनता में सोना चांदी बांटा, बहुत बांटा, और इस सोना चांदी बांटने के एवज में जनता ने बाबर को कलंदर कहा। ये कलंदर कहा जाने लगा। बाबर ने काबुल में शाहरुख और बाबरी सिक्के भी चलाए थे और ये सिक्के उन्होंने जनता में बांटे थे। बाबर रात को अपने सैनिकों की रक्षा में पहरा देता था, ये भी मेन पॉइंट है। पूछा जाता है कि मुगल वंश का कौन सा बादशाह था जो अपनी सेना की रखवाली करता था, तो वो था बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। ये भाषा पूछी जाती है कि लिखी गई किस भाषा में। तुझके बाबरी तो लिखी गई थी तुर्की भाषा में, लेकिन इसका बाद में अनुवाद किया गया फारसी भाषा में। अनुवाद किया किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में तुझके बाबरी का जो अनुवाद किया था। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन जो बाबर की दिली इच्छा क्या थी कि उसे काबुल में ही दफनाया जाए। बाद में जाके अकबर ने उसकी ये इच्छा पूरी की और काबुली बाग में उसकी जो बनाया गया उसका शव को वहाँ ले जाया गया था। बाबर के पुत्र कितने थे? 4 पुत्र थे बाबर के। कौन कौन से थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये नाम सीक्वेंस में ही अगर आप याद रखोगे तो अच्छे से याद रह जाएंगे। मैंने आपसे पूछा कि काम हो गया या काम कर लिया, और आपने कहा काम आसान है। काम आसान है। से हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये बाबर के 4 पुत्र थे। और बाबर ने पूछा जाता है कि भारत पर कितने आक्रमण किए थे, तो कितने आक्रमण किए थे? 5 आक्रमण किए थे। 5 आक्रमण बाबर ने किए थे, क्योंकि एक तो बाबर हो गया, 4 उसके पुत्र हो गए, 5 हो गए, तो 5 आक्रमण। इस तरह से आप याद रख लेना। जो उत्तराधिकारी था वो बाबर का बना था हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी बनता है। ये प्रश्न इस बार आपको पता है कि रीट में आया हुआ है। राणा सांगा की मृत्यु पूछी गई थी, कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु जहर की वजह से हो गई थी। बाबर ने बागवानी प्रथा चलाई। बाबर ने मुवैयान पद्य शैली ये भी चलाई थी। बाबर ने मुवैयान, क्योंकि ये कवि भी था। बाबर ने मिर्जा नाम को त्याग दिया। मिर्जा जो उमर शेख मिर्जा इनके पिताजी के पीछे लगता था, इनका जो सरनेम था, मिर्जा नाम को त्याग कर बादशाह की जो उपाधि ले ली थी, बादशाह कहलाने लग गया था। बाबरनामा में गुजरात, दिल्ली, बहमनी, विजयनगर, मेवाड़, मालवा तथा बंगाल का जिक्र मिलता है। ये 7 राज्यों का, ये स्थानों का जिक्र कहाँ मिलता है? बाबरनामा में मिलता है। सड़क में मापने का पैमाना जो बाबर ने चलाया था, पैमाना गज-ए-बाबरी बाबर ने चलाया था। और बाबरनामा में राजा कृष्णदेव राय को महत्वपूर्ण बताया गया, शक्तिशाली बताया गया, यानी कि उसकी प्रशंसा की गई है। मुगल वंश को तैमूरी वंश तथा दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, तैमूरी वंश तथा दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में हम लोग हुमायूं को पढ़ेंगे। इसी तरह से पूरी तरह से मुगल वंश को कंप्लीट करने के बाद इसके MCQ करेंगे, ताकि मुगल प्रशासन से आने वाला हर क्वेश्चन हमें आता हो। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी तरह से हम पूरी हिस्ट्री, जियो भी करेंगे और पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।